अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबुर शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम हम दोनों कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। यही वजह है कि हमारे सेट पर आपको कायदे आज़म के मज़ार की तस्वीर भी नज़र आ रही हैं और हम कराची में मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन खबरों, उन मौज़ूआत पर जिन पर आज हम शामी साहब से बात कर रहे होंगे। कराची में आज 13 अफराद की टारगेट किलिंग की वजह ऑपरेशन की नरमी है या कातिलों की दलेरी। नवाज मनमोहन मुलाकात, ताल्लुकात की गाड़ी आगे बढ़ी या पीछे हटी। आवरान में ज़िलज़िला ज़दगान की हालत ज़ार। आज कराची में और कराची ही आज सबसे बड़ी खबर है। शामी साहब, ऑपरेशन भी जारी है और आज का दिन कराची के लिए बड़ा तकलीफ दे है कि 13 अफराद आज जाँ बहक हुए। हाँ, 13 अफराद तो जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो तमाम मकतूलीन हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकी कि वो कौन हैं, उनको किस तरह निशाना बनाया गया है। बहरहाल हमले जो हैं ऐसे इलाक़ों में भी हुए हैं जो MQM के ज़ेर असर हैं, उनके इलाके समझे जाते हैं, और दूसरे इलाक़ों में भी वारदातें हुई हैं। अब एक आला पुलिस अफसर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज है ना जी, इसमें ऊंच नीच आती रहती है। अच्छा, उसी तरीके से जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें भी ऊंच नीच आती रहती है। यानी ऑपरेशन जैसी कार्रवाई या इस जैसी कार्रवाई? ऑपरेशन, इसको बस ऑपरेशन कहा जा रहा है इसको। ये कोई ख़ास उस तरह का ऑपरेशन तो नहीं है, इसमें कुछ टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ठीक। और बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, टारगेट किलर्स जो हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो भाग गए हैं, कई लोग जो है रुपोश हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई भी जारी है। बिल्कुल। और रेंजर्स भी और पुलिस भी, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। तो ये जो कुछ हुआ है ये खासा ये अफसोसनाक है जी, और कई दिनों के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। अच्छा शामी साहब, ये भी तो है ना कि हमारी जिस तरह की इंतज़ामिया हमारी काम करती है, तो 4 तारीख से जो ऑपरेशन शुरू हुआ है अब उसको तकरीबन 26 दिन हो गए हैं। तो 26 दिन में कहीं ये तो नहीं हुआ कि इसने अपनी स्टीम लूज कर दी? नहीं, स्टीम तो उस तरह से अभी आई नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। आप देखें, खरगोश की तरह तो ये नहीं चला, ठीक, लेकिन कछुए की चाल भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा है उससे। ठीक। देखिए, ये तो एक मुसलसल अमल है और बहुत सा काम करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी, पुलिस के हुकाम को भी, रेंजर्स को भी। तो अभी पहले से सूरत हाल जो है इस लिहाज से तो बेहतर हुई है कि ये हरकत में है और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। लेकिन जो वफाकी हुकूमत के करने के काम हैं, जो सूबाई हुकूमत के हैं, बहुत से काम नहीं हुए। ठीक। देखिए, ये जो हमारे मुतलका लोग हैं वो सारे कहते हैं जी जो कानून साजी होनी थी, जिसमें गवाहों को प्रोटेक्शन देनी है, जिसमें आपने अदालतों को का तहफ़्फ़ुज़ देना है, लॉ ऑफ एविडेंस को तब्दील करना है, और कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट ने मंजूर भी किया है मसवदा एक, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना। तो ये जो काम करने के हैं वो करने चाहिए। और फिर पुलिस के अंदर जो, देखिए पुलिस की जो नफरी है इस वक्त मेरा ख्याल 25,000 के करीब नफरी है जी, कराची शहर में। और एक बड़े पुलिस अफसर ये कह रहे थे कि जनाब लाहौर शहर की आबादी जो है कराची से कहीं कम है, वहाँ 30,000 पुलिस वाले हैं। हाँ। और यहाँ उससे कम है। और फिर उसमें जो VIP ड्यूटी करने वाले भी हैं और बहुत से दूसरे मामलात भी उससे चल रहे हैं। तो पुलिस जो है उसकी नफरी कम है, उसको ज़रूरत है
कि आप पुलिस की नफरी में इजाफा करें, मेरिट पर भर्तियां करें। एक तरफ छांटियां भी हो रही हैं पुलिस में, लोग भी जो निकाले जा रहे हैं, कुछ अफसरान जो हैं डिमोट हुए हैं, वो भी अपनी जगह हाथ पे हाथ रख के ये बैठे जो आप हुए कह रहे हैं। हैं पुलिस में छांटी, और इसको खबर समझा जाए या प्रोसेस का हिस्सा है? प्रोसेस का हिस्सा है ना, ठीक कि है। जो लोग कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल इनका पस मंजर जो है वो प्रोफेशनल है ही नहीं, अब उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये बहुत सा काम बहुत से पहलुओं से हो रहा है। ठीक। अब इसमें बाज काम बड़ी तेज रफ्तारी से करने का पुलिस है मसला। तो पुलिस वालों का तो कहना यह है कि हमारी नफरी में इजाफत करना चाहिए। और जो यहाँ पर सूबा सिंध में जो रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं, सिपाही फौज के, वो कोई फौज से 40-42 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो इजाजत दे दी जाए कि उन्हीं को भर्ती कर लिया जाए पुलिस में। इतनी बड़ी तादाद होगी सिंध हाँ, में? वो कहते हैं कि 5-7 हजार आदमी होंगे यहाँ सिंध में। अच्छा। और अंदरून सिंध में काफी हैं, और अच्छा। कराची में भी होंगे। ठीक और है। वो लोग जो हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है बेसिक, एक असला चलाने की, एक डिसिप्लिन में भी जिंदगी गुजारी है, तो उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग करके उनको एक पुलिस में लाना एक आसान काम होगा। लेकिन अभी तक जो सूबाई हुकूमत है उसने इस सिलसिले में वाज़ेह फैसला नहीं किया। तो सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है उनको जिस तरह से कोऑर्डिनेट करना है जी। उसमें कुछ सुस्ती नजर आ रही है। ठीक तो है। वो उसको तेज करने की जरूरत है। और फिर ये जो वारदातें हैं, देखिए अभी तो एक बैंक डकैती थी, वो नाकाम हो गई, बिल्कुल। और वहां जो हमला करने वाले थे वो मारे भी गए। और स्ट्रीट क्राइम की शिकायत तो लोगों ने बहुत की कि उसमें तो कमी नहीं आई, और पुलिस भी कहती है कि हमारा भी वो टारगेट नहीं है। लेकिन ये जो सारा काम है, कोई एक दिन आ सकता है, ये कई दिन भी आ सकते हैं जिनमें लगे कि मामला हाथ से निकल रहा है। ठीक है। लेकिन जरा सब्र और हौसले से काम लेना होगा, और ये चीजें जो हैं मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्त करनी होंगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और सुकून का शामिल साहब, ये तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट पे अब आप कराची में हैं, बहुत सारे लोग आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्ट पे वो सारी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी तरफ आप इशारा करें कानून साजी के लिए? बाजार तो मौजूद है। अच्छा। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह हकीकी तौर पर भी मौजूद है। हाँ। तो अंदर अंदर तो पेचोताप खाया जा रहा है। ठीक है। और कराची के बारे में हमें यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जिसकी जितनी ताकत है ना यहाँ अवाम में, उतना ही उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है दूसरे मसाइल में। सर, एक ब्रेक का वक्त आ गया, हिस्सा बकदर जुस्सा है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। अभी अभी आपने देखा एक ब्रेकिंग न्यूज़ के किस तरह केपी के असम्बली में सूरन सिंह साहब की तकरीर पे शामी साहब किस तरह हंगामा बरपा हो गया। निगत औरकज़ई हस्बे मामूल, यानी निगत औरकज़ई साहिबा के हवाले से वो चली गई उनकी सीट पे। देखिए, खैबर पीके में जो पैदर पै वारदातें हुई हैं, अब देखिए किस्सा खानी बाजार में कितने लोग जो है बेगुनाह मार डाले गए, और एक ख़ानदान के 18 अफराद जहाँ बहक हो गए, और बच्चे मासूम, औरतें, बुजुर्ग, और कोई लिहाज नहीं किया गया जिस बदबख्त ने यह कार्रवाई की। उससे पहले जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनकी बस पे हमला हो चुका है। उससे पहले आपने देखा यानी अस्पताल, ये जो गिरजा है इस पे हमला हो चुका है। उससे पहले जनरल सनाउल्लाह नियाजी और उनके साथियों को शहीद किया जा चुका है। तो वारदातें पैदर पै होती चली जा रही, पैदर पै होती चली जा रही। देखिए, खैबर पीके की हुकूमत जो है वो कह रही है मज़ाकरात करो, वो ये जंगजुओं से लड़ना नहीं चाहती। इसके बावजूद, इन वाक़यात के बावजूद वफाकी हुकूमत जो कह रही है वो कह रही है मज़ाकरात का रास्ता खोल रही है। लेकिन एक पे एक वारदात हो रही है। अगर अब सवालात उठ रहे हैं, लोग जो है उनका खून खौल रहा है कि ये कैसे सारा कुछ हो रहा है। और अभी ये जो आखिरी वारदात हुई है किस्सा खानी बाजार की, और उससे पहले आपने देखा ये जो गिरजाघर, उसको भी ओन नहीं किया तालिबान ने। उन्होंने कहा नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो किसका हाथ है? अगर तालिबान के अलावा भी कोई ग्रुप इतने मुअस्सर हो चुके हैं कि वो जहां चाहें आग लगा सकते हैं, तो फिर बहुत कुछ और करना पड़ेगा। अब अपोजिशन जब तनकीद कर रही है हुकूमत पर,
तो हुकूमत कह रही है कि जनाब ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि इस पर सियासत न की जाए। सियासत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका इलाज तो ढूंढना चाहिए ना। और चौकस जो है, देखिए पुलिस जो है उसको भी तो चौकस रहने की जरूरत है, लोगों को इन्वॉल्व करने वो की फाउंडेशन तो अब खत्म नहीं होगी जिसकी बुनियाद पे मुज़ाकरात, जहां से बुनियाद मुज़ाकरात शुरू किए जाने थे। बात यह है कि एक रास्ते पर आप चले हैं, उस रास्ते से आप आसानी के साथ दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। एक तमाम हुज्जत तो होना चाहिए, और इस जज्बाती रद्द अमल जो है उसकी कोई भी हमायत नहीं कर रहा। खुद खैबर पीके की गवर्नमेंट, लोग कह रहे हैं दब गई है, डर गई है, लेकिन वो एक बड़ा यानी एक जांच परख के या सोच समझ के वो एक रिएक्ट कर रहे हैं जी। और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से हालात को संभाला जाए। अब अपोजिशन तनकीद कर रही है, उसका हक है। बिल्कुल। तो ये सवर्ण सिंह जो हैं, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के रुकन है, ये गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा कि सियासत ना करो मेरे यानी अकलियतों की लाशों पर, उस पर निगत औरत सिंह तो बड़ी, आपको पता है माशाल्लाह बड़ी धड़ल्ले की खातून है, फिरदौस आशिक अवान है आप कह लें, पीके की। खैबर पीके की जी। तो वो उनका अपना एक काम करने का अंदाज है, तो वो उससे उलझी है, उस पर से लग रहा था कि हमले ही कर गुजरेंगे। तो बहरहाल ये जज्बात तो देखिए मुश्तइल होते हैं, लेकिन कोई ना कोई सूरत सबको मिल बैठकर करनी पड़ेगी और एक दूसरे से ताउन करना होगा। एक दूसरे से उलझने से मामला को बेहतर नहीं होगा। लेकिन शाम साहब जो मिल बैठे हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब और मनमोहन सिंह साहब, उनसे भी मामला आगे तो नहीं बढ़े। तवक्कुआत बड़ी एक हाइप थी कि मुलाकात हो रही है अमेरिका में उनकी, और नतीजा कुछ भी नहीं। देखें, ये इस मुलाकात के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई जी। आपको मालूम है किस तरह की कार्रवाइयाँ हो गई कंट्रोल लाइन पर। बिल्कुल। और उसके नतीजे में एक के बाद असल में एक वाकया होता है, उस पर एक थोड़ी सी आग कहीं सुलगती है। अब लोग उस पर तीली लगाने वाले, उस पर तेल डालने वाले मौजूद होते हैं। मीडिया के बाद हिस्से भी शोर मचा देते हैं और सियासतदान जो हंगामा कर देते हैं। अब इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ जनाब मोदी साहब जो गुजरात फेम जी, जो गुजरात के फसादात करवा चुके हैं, आज तो उन्हें चांदी में भी तोल दिया वहाँ के मुंबई के ताजरों ने। अब वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, तो वो एक बड़ी आग बरसा रहे हैं और बीजेपी का दबाव था कि ये मुज़ाकरात ना होने पाए। ठीक। जबकि मनमोहन सिंह जो हैं, उन्होंने इस बात पे तो कम से कम फर्मली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा और बड़ी अच्छी बात कही कि हम ये जो तकरीबकार हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके हाथ में अपनी पॉलिसी नहीं दे सकते। ठीक। और तमाम तर जज्बाती फजा के बावजूद नवाज शरीफ साहब से मिलने का फैसला किया। और नवाज शरीफ साहब ने भी अमन की रट जो है छोड़ी नहीं जी। वो तो यूं समझिए कि अमन का एक झंडा लेके पीछे पीछे एक ताकुब कर रहे थे मनमोहन सिंह का और अपने इंडियन दोस्तों का। बिल्कुल। और फिर ये भी एक हंगामा हो गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि ये तो जनाब एक देहाती औरत की तरह ओबामा से शिकवे कर रहे थे मेरे। पता नहीं किस तरह का, हमारे यहाँ तो कैसा मुहावरा मैंने सुना नहीं है कि देहाती औरत जो है वो कुछ शिकवे करे जाके। यहाँ तो हमारी जो ये छोटी गली और बड़ी गली जो हमारी है लाहौर की, वहां की कक्के ज़ई ख्वातीन जो है, अच्छा, वो तो लड़ाका मशहूर हैं। ठीक है। वो देहाती औरतें तो किसी को देहाती औरत कह देना तो उसकी तौहीन नहीं है, खुदा ना खास्ता। ठीक है। लेकिन वो जो बरकत दत्त हैं, जो एनडीटीवी की जो इंटरव्यू कर रही थी, जो लोग मिल रही थी नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फिर किसी ने कहा नहीं ऑफ द रिकॉर्ड, पता नहीं जो भी हुई उन्होंने ओन नहीं की। लेकिन मोदी साहब ने हंगामा कर दिया कि हमारे वजीर आजम की तौहीन हो गई है। लेकिन साहब एक उसको देहाती औरत कह दिया है। एक इस मुलाकात के हवाले से एक बात तो है ना, जो आज मैं एक एनालिसिस में पढ़ रहा था, वो ये है कि आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, पॉलिटिकली वीक प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, और दोबारा आने के इम्कानात भी नहीं है। नहीं, देखिए बात है, हाँ, पहली बात तो यह है कि ये जो मुलाकात है ना, इसका हो जाना ही एक खबर है। अच्छा, मुलाकात बाज़ औकात आपको क्या पता, देखे आप तो माशाल्लाह भी जवान हैं, आपको अंदाजा होगा कि मुलाकात की बजाते खुद कितनी अहमियत होती है।
इस पे फिर रोशनी डालते हैं ब्रेक के बाद। अभी ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक के बाद इस मुलाकात के हवाले से कुछ मजीद पहलू आपके सामने लाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मनमोहन नवाज मुलाकात के दरमियान, बल्कि नवाज मनमोहन मुलाकात के बारे में, और शामी साहब कह रहे थे आप कि मुलाकात का हो जाना ही अहम है। देखिए, मुलाकात का बाज़ औक़ात मुलाकात का हो जाना ही अहम होता है जी, यानी इससे अगर ना होती तो बड़ी तलखी पैदा होती। ठीक, तो वो जो तलखी पैदा होने वाली थी, ठीक, वो पैदा नहीं हुई। ठीक है। हम और जो मौजूदा तलखी पैदा हुई है उसको थोड़ा सा करार आ गया। यानी ये फैसला तो हुआ ना कि कंट्रोल लाइन पर जो टेंशन पैदा हुई है उसको खत्म किया जाएगा, उसके लिए जो फौजी हुकाम है उनकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो इन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है। अगर कंपोजिट डायलॉग शुरू नहीं हो सका, मतलूबा मकासद पूरे नहीं हो सके, लेकिन आपने जैसे खुद कहा इलेक्शन हो रहा है, मनमोहन सिंह पर दबाव है और उनकी वजारत उज़्मा का ये आखिरी साल लगता है, आइंदा वजीर आज़म वो नहीं होंगे, उनकी उम्र की इसका तकाजा करती है और सियासत भी वहाँ की। अगर कांग्रेस जीत भी गई तो वजारत उज़्मा का ताज गांधी खानदान के सर पे सज जाएगा या किसी और के सर पे सजेगा। तो ऐसे हालात में आप इससे गैर मुतमईन ना हो। अच्छा, और देखिए, ये जो पीस ऑफेंसिव था ना नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, वो कामयाब हुआ एक लिहाज से। अच्छा, हाँ, और जो दिल की बात उन्होंने भी कह ली और उन्होंने भी कह ली, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी कही और कुछ कहते कहते रह भी गए। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो दोनों ने कही, वो है दहशतगर्दी के बारे में। अब देखिए, अपना अपना नुक्ता नजर वाजे किया। आप देखिए, जो अहमद वली साहब है हमारे दोस्त, उन्होंने एक भेजी शेर भेजा है। वो कहते हैं मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, अच्छा, कुछ बातें जरूरी रह गई हैं। वाह। और वो हमारे एक दूसरे दोस्त है पाशा साहब, उन्होंने कहा जनाब ये कक्के दहियों के बारे में आपको ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके तो इतने सारे दोस्त भी कक्के दही हैं, डॉक्टर सईद अली कक्के दही हैं, शुआब बिन अजीज कक्के दही हैं, और पाशा साहब जिन्होंने भेजा कहते हैं मैं भी कक्के दही हूँ। और फिर कहका लगाया हा हा हा। तो भाई फिर आपका इसी जवाब जो है वो यही हा हा हा। और वैसे मैसेज भेज के उन्होंने साबित कर दिया कि लड़ाका थोड़े से होते मैं तो अपनी एक रवायत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लड़ाई लड़ना जो है एक खास किस्म की, वो कैसी बुरी बात की, तो एक मजा भी है उसमें। अच्छा शामी साहब, ये जो इन दोनों ने एक दूसरे को, दोनों वज़राए आज़म ने दौरे की दावत दी है, दौरे की दावत फायदा होगा अगर मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब चले जाए? वजीर आजम को दावत दी है ना जी, तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है, और भी वजीर आजम को होंगे, कबूल भी कर ली दावत, उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा, उनका मैं भी आऊंगा। देखिए, हमें मुसलसल कोशिश करनी है, ठीक, और अमन जो है वो अमन हमारी जरूरत है। हमें छोड़े इंडिया क्या चाहता है, ठीक, और इंडिया जो है वो भी ये बात जानता है जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, और उनकी मुश्किलात भी कम नहीं है। हमें अपनी मुश्किलात नजर आती हैं, उनकी नजर नहीं आती। अगर दोनों फरीक अपनी अपनी मुश्किलात पे नजर रखें तो फिर रास्ता यही है, बातचीत का रास्ता है, इससे मसाइल हल करने हैं, आगे बढ़ना है। और ये जो वारदातें होती हैं ना, ये कभी एक मुल्क के, कभी तो भाई हमें तो अपना पता नहीं चल रहा कि हमारे यहाँ कि हर रोज जो है खून का गुस्ल दिया जाता है हमारे लोगों को, तो हम उनको कहां पकड़े। लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि दोनों मिलकर तफ्तीश कर लें। नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही भी है। ठीक, और लड़ाई जो है, ये जो लड़ाई बेचने वाले लोग हैं ना, उनको गौर करना चाहिए। ये लड़ाई अगर होगी तो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ठीक, हिंदुस्तान जो है उसके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो खाक तो दोनों जगह उड़ेगी, ठीक, सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं होगी, आप भी खाक बसर होंगे। ठीक है। शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो है अवारान। अवारान में जो जल्जला और फिर वहां पर रिलीफ का काम। तो अवारान का दौरा तो आपने फरमाया है जी। अब मैं 5 घंटे लगे आपको कराची से? जी, कराची से 5 घंटे गए जी, और 5 घंटे आए, तो 10 घंटे आपने सिर्फ सफर में की है सफर में, तो आप ही कर सकते। तो मैं तो मुझसे तो अब ये होती नहीं। लेकिन बहरहाल वहां क्या देखा फिर आपने? शाम साहब, वहां पर जो देख के आई चीजें वो ये है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा हिट लोग हुए हैं वो गरीब लोग हुए हैं, क्योंकि जितने पक्के मकान हैं, जो अवारान शहर है, जो सेंटर समझा जाता है उस इलाके का, वो मुकम्मल तौर पर महफूज है।
और देहात में भी जो पक्की इमारतें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह खड़ी हुई हैं। तो सिर्फ गरीब लोग जिनके कच्चे घर थे वो गिरे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शामी साहब वहाँ पे जो रिलीफ का काम है, नो डाउट उसकी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन स्पीड वो नहीं है रिलीफ के काम की। अलखिदमत वहाँ पे काम कर रही है, फलाह इंसानियत वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे रिलीफ की स्पीड इसलिए नहीं हो पा रही कि जो गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से उन्हें रोक लिया जाता है एफसी के नाकों पर, और लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं वहाँ पे। गाड़ी चेक की जाती है कि गाड़ी में क्या है, लाने वाला कौन है और ले जा कहाँ रहा है। नहीं तो डॉक्टर मालिक जो हैं वो भी तो उन्हीं इलाकों के हैं ना। जी जी डॉक्टर और वहाँ उन्होंने अपना एक अड्डा भी बनाया है, दफ्तर बनाया है जी, और उस पर भी कुछ रॉकेट चल गया है कहीं, उस पर भी शामी साहब। लेकिन डॉक्टर साहब जो सपोर्टेड बाई दी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मैं आपको हालत बताऊं कि मैं वहाँ के अवारान के DHQ में गया, वहाँ पे DHQ आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हाँ, ये ना समझे कि जनाब GHQ। तो हॉस्पिटल, आलीशान इमारत, 14 डॉक्टर्स का रोल है जिस पे शामी साहब रोजाना की बुनियाद पे दस्तखत भी हो रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, और वहां पर मौजूद डॉक्टर जो एक वक्त में वो है 4 बमा MS। ये तो हमारे देखें ना, हमारे अपने जो इलाके आबाद हैं वहां भी बुरा हाल है, लेकिन ये तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। हाँ। और अरसा दराज से ये कमजोर चली आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल अब इसे दुरुस्त करना है। हाँ। लेकिन ये जो लोग रिलीफ का काम करने वाले हैं, खास तौर पर हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है, उनको ये चाहिए कि अपने दस्तों को भेजें ताकि इनको कुछ सिक्योरिटी दें, अपनी एक सफेद कपड़ों में जाए। और एक जो उन्होंने उलझाव का तासुर दे दिया ना कि वो समझते हैं कि पता नहीं जब कोई वर्दी वाला आएगा तो हमसे लड़ने के लिए आएगा। हाँ। इस तासुर को जायल करना है, हमें इसके लिए जिद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करनी होगी। लेकिन शामी साहब बहुत कोशिश की जरूरत है, बहुत कोशिश की जरूरत है, कोई बात नहीं, हिम्मतें मरना मत। शामी साहब वहाँ पे एक कबीले के सरबराह, ना सिर्फ एक कबीले के सरबराह बल्कि कई लोगों ने मुझे बताया कि जनाब हम नहीं लेंगे इमदाद, ख़ास तौर पर अगर एफसी के ज़रिए वहाँ पर इमदाद डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो वहाँ पर मेरे सामने मैंने देखा कि 2-3 ट्रक आए तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे और फिर आपके सवालात भी लेंगे। आपको बताते चले कि आज हम कराची में मौजूद हैं और हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो ये आम रूटीन से अलग नंबर है, तो इस नंबर से फिर आप हमसे इस स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अवारान के हवाले से, तो शामी साहब अवारान के जो हम बात कर रहे थे तो जल्जले की तो आप तो खिदमत फाउंडेशन जी देखा आपने काम, वहाँ खिदमत फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है, उनको तो कोई रुकावट नहीं, उनको कोई रुकावट नहीं। और शामी साहब जो सिक्योरिटी का एक बात की जा रही है ना, हम यहाँ से गए, सुनसान उजाड़ पहाड़ों में से गुजरते हुए दिन सुबह गए और रात देर गए वापस आए, हमें ना कोई परेशानी हुई ना कुछ की। सड़क थोड़ी बहुत ख़राब है लेकिन कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं, गाड़ियां आ जा रही हैं, कम हैं लेकिन आ जा रही हैं। ठीक है। तो शाम साहब वो मलिक रियाज साहब ने भी फ़ोन किया है, वो बात कर रहे थे इस हवाले से। हम तो जो अवारान के हवाले से वो भी बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी हजूर जनाब, आपने अवारान के जल्जले की अभी तफसील सुन ली है और हबीब अकरम साहब वहां से हो आए हैं, अब आप फरमाएं। शामी साहब 75 करोड़ रुपीज है लोगों के ऊपर इनाम की रकम, मुझे मेरे जो वेलफेयर का जनरल साहब हैं जाफीन, उन्होंने बताई है। तो हम चाहते हैं कि यानी ये 75 करोड़ वेलफेयर की रकम आपकी है, आपकी तरफ से है? नहीं, अब कोई भी बंदा वो किडनैप कर लेंगे तो 75 करोड़ रुपया वो मांगते हैं छोड़ने का। अच्छा, ये आम है वहाँ पर, ये आम है वहाँ पर। जो मेरे लोगों ने मुझे बताया पिछले 1 महीने पर जब का जल्जला आया, हम लोग रैकी कर रहे हैं और मेरे जनरल जाफरीन है जो इंचार्ज है हमारे वेलफेयर के, ठीक। और हमें सिर्फ रुकावट यह है कि हम चाहते हैं कि उन लोगों को प्यार दें, मोहब्बत दें, उनके घर आबाद करें, उनका ये रोजगार के मौके पैदा करें। जो हॉस्पिटल है उसको हम चलाएं, वहाँ पर खुद तनख्वाहें दें, खुद डॉक्टर रखें, खुद उनको दवाइयाँ दें, उनके इलाज करें, उनको 2-2 लाख रुपया फी फैमिली दें। और इसके लिए जो भी हमें सहूलत पैदा कर दे, एक ही है कि फौज हमें सहूलत पैदा कर दे या मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हो जाए, पैसा हम लगाएंगे, काम हम करेंगे। आप इस कोटद्दू में चले जाएं, हमारे जितने विलेज में चले जाएं, उन इलाकों में अल्लाह ताला के करम से
एजुकेशन 96-97% हो गई है जहां पर हमने गांव बनाए। तो मौलाना साहब क्या सहूलत फराहम कर दे आपको, क्या हमें सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 15-20 दिन के लिए सिक्योर, फिर हम लोगों को उनका इस्तेमाल हम ले लेंगे। अच्छा नहीं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी दी जाए? यानी वहां कोई आपका जो कैंप है उसके गिर्द सिक्योरिटी दी जाए या क्या किया जाए? हमारे चले जाए, हम इन्हीं लोगों से वहाँ इन्हीं के घर बनाएंगे, इन्हीं को पैसा देंगे कि रोज काम करें हमारे साथ, उनके लिए दरवाजे, खिड़कियां, छतों का सामान, उनको ये 1-2 महीने का प्रोसेस है, ये 2 साल का जामिता प्रोसेस नहीं है। हमें पता है कि हमने, आपको पता है कि अशाना हाउसिंग स्कीम के 500 घर 45 दिनों में मतलब कंक्रीट के बना के अल्लाह पाक की तरफ से कर दे दिए थे। ठीक, जाहिर आपने तो जरदारी साहब का जो इतना बड़ा महल माशाल्लाह 6 महीने में बना दिया, तो गरीब आवाम की झोंपड़ियां क्यों नहीं बनाएंगे आप? वो पैसे लेके बनाया, आप भी, हम आपका भी पैसे लेके बना देते हैं। चलिए, वो तो लेन देन की बात तो बात की है। तो मलिक साहब कोई छोटा सा मिशन भेज के चेक कर लें वहां पे सूरत हाल को। सर मैंने मिशन भेज के चेक कर लिया, हमने पूरी रैकी कर ली है। हमें आप सिर्फ मेहरबानी करें, आप किसी, हम अपनी तरह लगे हुए हैं, आप भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कहें कि हमारे लोग कल जाने के लिए तैयार हैं, जहाज हमारे पास है, हेलीकॉप्टर हमारे पास है, अल्लाह का दिया हुआ उसी का पैसा हमारे पास है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम विद इन 1 आवर फ्लाई करेंगे, माल सामान हमारा तैयार है, हमने सारी वर्किंग कर ली हुई है। हम चाहते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द आबाद कर दिया जाए और उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दे दी जाए, उस इलाके को एक मॉडल बना दिया जाए। हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, अब जो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है। अब वफाद पाकिस्तान को, हमारी सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, FC को, ये कोई तो कान धरे मलक साहब की आवाज पर। बिल्कुल। और ये काम, और वहां एक रिलीफ का काम एक इन बिग वे शुरू हो। अभी तो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके रिसोर्सेज में इजाफा होगा, उनकी ताकत में इजाफा होगा। देखिए, अभी लेकिन शाम साहब एक बात हो रही है वहां पे, मैं देखा अल खिदमत फाउंडेशन की गाड़ियां जा रही हैं और दूर दूर तक जा रही हैं, उन्हें कोई तंग नहीं कर रहा। हम मीडिया वाले जा रहे हैं, उन्हें कोई तंग नहीं कर रहा। तो फिर हमें एक जनरल परसेप्शन है हमारा कि दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों को खदशात हैं या जिन्होंने मामलात का जायजा लिया है और उन्होंने अपनी मुश्किलात महसूस की हैं, उनकी मुश्किलात दूर की जाए जी। और जब ये कह रहे हैं तो देखो ना, ये तो इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं कि, और इसकी तामीर नौ का काम जो है किस शिद्दत से करना चाहते हैं जी। तो अगर ये फिर डॉक्टर मालिक साहब जो हैं वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है शाम साहब, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अभी एक रऊफ ताहिर साहब ने मैसेज किया है कि जो हमारे लाल हवेली वाले शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है जनरल असेंबली में, उसको मुदब्बराना करार दिया है। अच्छा, वाह, बड़ी बात। इस पर कुछ तशवीश जाहिर करनी चाहिए रऊफ ताहिर साहब या खुश होना चाहिए, या आप फैसला खुद कर रहे हैं? शाम साहब, ये जी कामरान साहब कराची से ये कह रहे हैं, शामी साहब आपका कराची में आने का शुक्रिया, आप कराची ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया करें और कराची के मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, ये महज एक शराब है। अच्छा, चलिए ठीक है, इनकी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, कुछ देर और इंतजार करें, जो इक़दामात ये चाहते हैं कि हों जी, अगर वो भी लिख के भेज देते तो मुनासिब होता। ठीक, दोबारा पैगाम भेज दें, अगले प्रोग्राम में हम देख लेंगे कि क्या क्या होना चाहिए जी। सज्जाद मलिक साहब हैं गुजर खान से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये रफीक अख्तर साहब का जो गुजर खान है जी, ये वही गुजर खान है जी, और जहां हमारे राजा परवेज अशरफ साहब भी रहते हैं। बिल्कुल, यानी बड़े बड़े गुजर खान जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, सज्जाद मलिक बात कर रहा हूँ गुजर खान से। फरमाइए जनाब। शामी साहब ने बहुत बड़ा नाम लिया जी कि यहाँ पे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर रहते हैं। हाँ जी, ये उनका गुजर खान और राजा परवेज अशरफ का गुजर खान, ठीक है। और ये आपका गुजर खान भी है जी, हमारा भी गुजर खान है। और सर आप ठीक ठाक है, खरीद आपकी दुआ है, शुक्र अल्लाह का। फरमाइए। अच्छा शामी साहब, ऐसा है कि जैसे आगे मलिक रियाज साहब लाइन पे थे, हाँ जी, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन जैसे इन्वेस्टर को, जैसे बाकी लोगों को सपोर्ट किया जाता है, इन जैसे इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो मुश्किल वक्त के मुश्किल घड़ी में जो है वो लोगों के काम आते हैं। बल्कि मलिक रियाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मजीद, जैसे मलिक रियाज साहब से कह रहा हूँ, शामी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मलिक रियाज साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट का हमें शेल्टर चाहिए थोड़ा सा, आप भी मीडिया के जरिए उनको जो है वो सपोर्ट करें। तो जनाब उनकी आवाज जो है
दूर दूर तक पहुंचा दी है, कोयटा से लेके इस्लामाबाद तक और रावलपिंडी तक और कराची तक। अब कोई इस पर कान धरे। जी शामी साहब, ये हैं जी राना अब्दुल रसूल साहब पत्तोकी से। राना अब्दुल रसूल साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, हर तरफ महंगाई का दौर दौरा होता चला जा रहा है। हमारा ख्याल था कि ये हुकूमत महंगाई कम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हाँ जी, तो फिर ऐसा तो नहीं हो रहा बिल्कुल। ये दुरुस्त बात है। हाँ। और मुझे भी उतना ही इसका शिकवा है जितना आपको है जी कि महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि महंगाई कम करने का एक तरीका ये भी है कि हम अपनी जरूरियात पे कोई नजरसानी कर लें। अच्छा, और अपनी इनकम को बढ़ाने की भी कोशिश कोई अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, और कुछ कोशिश करें कि कम कर ले, अखराजात को कम कर ले। जी अब्दुल जब्बार साहब है पाकपतन से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब। हाँ जी अब्दुल जब्बार साहब। हाँ जी शामी साहब, मैंने एक बात करनी है तेल के बारे में। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, मैं शामी साहब बात करनी है, ये जो तेल बढ़ाते हैं ना, ये काश्तकारों के लिए क्या अजाब बनाया हुआ है। ये तेल क्या करें, तेल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं, यहां भी कीमतें बढ़ती हैं। हमें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। जब डॉलर की कीमत जो है वो डॉलर बढ़ता है, रुपया घटता है, तब कीमतें बढ़ती हैं। ये लंबी कहानी है। अब इसमें क्या कहें, इस वक्त हुकूमत चंद मिनट थोड़ा सा चाहिए सपोर्ट नहीं, हुकूमत को भी गौर करना चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए कि डॉलर में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। वो भी डिसिप्लिन लेके आए। लेकिन कई चीजें हुकूमत के बस में हैं, कई चीजें उसके बस से बाहर हैं। लेकिन जो चीजें बस में है ना, वो भी नहीं कर रही। ये जी अबू तालिब बलोच साहब हैं। ये कह रहे हैं शामी साहब, हम अपने मसाइल से खुद निमट सकते हैं बशर्ते कि हमें आज़ादी मिल जाए, मतलब काम करने की आज़ादी मिल जाए बलूचिस्तान में। तो काम करने की आज़ादी है आपको। हाँ, तो अगर आप मादर पैदल आज़ादी चाहते हैं जी तो मुश्किल हो जाएगी। काम करने की आज़ादी चाहते हैं, बिस्मिल्लाह काम कीजिए। सफदर साहब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। जी बात क्या है जी? जनाब अली सफदर साहब। जी जी आप कर रहे हैं, फरमाए जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ये शामी साहब एक शेर अगर आज का तर्जुमा मुझे बता दें कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। हाँ जी, मुझे राज़ से गर्ज नहीं, तेरी राबरी से सवाल है। बिल्कुल ठीक है। तो रहबर जो है वो बता दें आपको, क्योंकि रहबर जो है बाज़ औक़ात उनकी कोताही से भी तो काफिला लुटता है ना। शामी साहब ये जी चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब इस शेर को पढ़ा करते थे बार बार। अच्छा अच्छा। शाम साहब, ये इरम इकबाल साहिबा ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कराची से। कह रहे शाम साहब आप दोबारा कराची कब आएंगे? भाई मैं ऐलान करके नहीं आ सकता। आपकी तरह सारे मोहब्बत करने वाले नहीं है यहाँ। आज जो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है जनाब, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी लाहौर से इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।